हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं शालिनी शर्मा। कल हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें हमने आपको 12th का सिलेबस बताया था और कंपटीशन लेवल के बारे में बताया था। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा जीवों में जनन। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज में पढ़ाएंगे। यानी कि आज हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम आपको बताएंगे जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, जनन होता क्या है और जनन कितने प्रकार का होता है और उनकी प्रक्रिया जीवों में कैसे कैसे होती है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अध्याय है जीवों में जनन। जीवों में जनन क्या होता है? जीवों में जनन से पहले मैं आपको बता दूं कि जीवन अवधि क्या होती है। जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन क्या होता है। पहला हेडिंग है हमारा जीवन अवधि। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लाइफ स्पैन। जीवन अवधि क्या होती है? जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के समय तक को हम जीवन अवधि कहते हैं। जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे। प्राकृतिक मृत्यु के समय को जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पैन कहते हैं। ये है हमारे जीवन अवधि। जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के समय को हम जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन कहते हैं। समझ में आया? अब बात आती है जनन। क्योंकि हमारा टॉपिक है जीवों में जनन, तो सबसे पहले हम बता दें कि जनन क्या होता है। जनन दूसरी हेडिंग है हमारी जनन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। जनन क्या होता है? क्या बात आती है? जनन क्या होता है? वे जीव जो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, उसे हम वो क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। वे जीव जो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, यह क्रिया जनन कहलाती है। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहलाती है। जनन की परिभाषा क्या है? वे जीव जो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, यह क्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है, जनन कहलाती है। जनन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 पे आता है अलैंगिक जनन। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2 है हमारा इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझाया? जनन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन जिसे बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2 है हमारा लैंगिक जनन जिसे बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारे क्या हुआ, जनन की परिभाषा हुई और उसके प्रकार हुए। अब बात आती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। फर्स्ट हेडिंग है हमारी लैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन वो जनन होता है जिसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि जनन करने के लिए इसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। हम परिभाषा में लिख सकते हैं अलैंगिक जनन जनक एक जनक द्वारा नई संतान उत्पन्न होती है। एक जनक द्वारा नई संतान उत्पन्न होती है। जो ये नई संतान उत्पन्न होते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक जनक द्वारा संतान उत्पन्न होती है और इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, क्लोन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमारा एक जनक है। अब जब ये क्रिया करेगा तो सेम वैसी ही संतान उत्पन्न होगी। यहाँ बता दें, जब ये जनक क्रिया करेगा तो सेम हूबहू, मतलब बिल्कुल भी कोई डिफरेंट नहीं होता, सब कुछ सेम लक्षण से कैसे होंगे, जनक के द्वारा होंगे। इसमें जो डीएनए होता है, जब ये क्रिया करता है तो इसका डीएनए होता है 2 भागों में बंट जाता है। जनक के अंदर ये डीएनए 2 भागों में बंट जाता है और फिर जब ये प्रोसेस होती है तो अलग अलग डीएनए बनता है, डीएनए संतान बनती है, लेकिन दोनों में डीएनए सेम पाया जाता है। और यही जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है हमारी, ये प्रोसेस क्लोन कहलाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये क्रिया क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। अब बात आती है लैंगिक जनन। दूसरी हेडिंग है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनक आपस में मिलकर नई संतान उत्पन्न करते हैं। 2 विपरीत जनक नर और मादा आपस में मिलकर एक नई संतान उत्पन्न करते हैं। हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। दो विपरीत जनक आपस में मिलकर नई संतान उत्पन्न
करते हैं, लेकिन इनकी संतानों में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, अलग अलग लक्षण पाए जाते, एक प्रकार से कह सकते हैं दो विपरीत जनक आपस में मिलकर एक नई संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन इनकी संतानों में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन में क्या था, एक जनक के द्वारा संतान उत्पन्न होती है और उसमें उनकी संतानों में बिल्कुल सेम फीचर्स पाए जाते हैं, सेम लक्षण पाए जाते हैं, जिस क्रिया को हम क्लोन कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, दो विपरीत जनक आपस में मिलकर एक नई संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन इनकी संतानों में लक्षण अलग अलग पाए जाते हैं, यानी कुछ लक्षण नर के पाए जाते हैं और कुछ लक्षण मादा के पाए जाते हैं। यहाँ पे समझिए, ये एक नर है, ये एक मादा है। नर से बनेगा नर युग्मक, नर युग्मक जिसे हम कहते हैं शुक्राणु। मादा से बनेगा मादा युग्मक, जिसे हम कहते हैं अंडाणु। जब नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु आपस में मिलकर प्रोसेस करते हैं तो एक युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज, युग्मनज को बोलते हैं हम जाइगोट। युग्मनज को हम बोलते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट है ये इनकी नई संतान है। ये जो जाइगोट है ये इनकी नई संतान है, क्योंकि इसमें दोनों में नर के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, कुछ लक्षण मादा के पाए जाते हैं और फिर जाइगोट बनता है, जिसे हम क्या वो जो क्या कहलाएगी, नई संतान। इसमें डीएनए अलग है, इसमें डीएनए अलग है, क्योंकि दोनों विपरीत जनक है इसलिए डीएनए भी दोनों में अलग होगा। और जब दो डीएनए आपस में टकराएंगे तो क्या बनेगा, एक युग्मनज बनेगा, कुछ एक विपरीत चीज़ बनेगी, कुछ एक अजीब युग्मनज बनेगा, जिससे हम बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट है वो इनकी क्या कहलाएगी, नई संतान कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ तक था हमारा जनन क्या होता है, जनन के क्या प्रकार होते हैं, और जो जनन की परिभाषा बताई हमने अब तक, और आपको जनन के प्रकार बताए, जो उनके प्रकार हैं अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उनकी परिभाषा बताई। अब आगे बात आती है अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है। नंबर 3 हेडिंग है अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां, अब हम आपको बता दें कि अलैंगिक जनन की 5 विधियां होती हैं। अलैंगिक जनन की अलैंगिक जनन 5 तरीके से होता है। हाँ, क्या बात चल रही थी, अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन 5 तरीके से होता है, यानी इसकी 5 विधियां होती हैं। नंबर 1 हेडिंग है इसकी द्विविभाजन। द्विविभाजन को हम कहते हैं बाइनरी फिजन, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है बाइनरी फिजन।
द्विविभाजन क्या होता है? द्विविभाजन की क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा। द्विविभाजन सबसे पहले बता दें कि द्विविभाजन अमीबा में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, और प्रोटोजोआ वर्ग के जितने भी प्राणी हैं, यानी कि प्रोटोजोआ वर्ग में जितने भी प्राणी रखे गए हैं उन सब में क्या होता है? द्विविभाजन होता है। द्विविभाजन का मतलब होता है अपने आप में टूटना, अपने आप में टूटना। अपने आप में विभाजित होना या टूटना। अपने आप में विभाजित होना या टूटना, यह क्रिया द्विविभाजन बाइनरी फिजन कहलाती है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? एग्जाम्पल ही मेन होते हैं। डेफिनेशन कंपटीशन लेवल में तो डेफिनेशन का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? अमीबा, यूग्लिना और प्रोटोजोआ वर्ग के सभी प्राणी। प्रोटोजोआ वर्ग के जितने भी प्राणी हैं उन सब में द्विविभाजन होता है, द्विविभाजन की क्रिया होती है, यानी बाइनरी फिजन होता है। बताते हैं कि अमीबा में किस तरीके से द्विविभाजन की प्रोसेस चलती है। अमीबा में द्विविभाजन की प्रक्रिया कैसे होती है? ये हमारा अमीबा है, ये इसकी सेल वॉल है। ये इसमें डीएनए, ये इसके पास थोड़े थोड़े पॉइंट पाए जाते हैं। जब अमीबा में द्विविभाजन की प्रोसेस शुरू होती है, जब अमीबा में द्विविभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये जो अमीबा है ये अपने आप में थोड़ा सिकुड़ने लगता है। यानी अभी ये सिंगल है, और जब इसमें हम प्रोसेस करेंगे, जब इसमें बाइनरी फिजन होगा तो ये अपने आप में थोड़ा सा सिकुड़ने लगेगा। ये यहाँ आके अपने आप में थोड़ा सा सिकुड़ने लगेगा, और फिर जब इसके आगे और बाइनरी और प्रोसेस होगी तो ये अपने आप में थोड़ा और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। जब ये थर्ड पोजीशन पे आता है तो इसका डीएनए यहाँ आके बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। ये अपने आप में सिकुड़ता चला जाता है, तो थर्ड प्रोसेस में आके इसका डीएनए अलग अलग हो जाता है, और लास्ट प्रोसेस में ये दोनों आपस अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाते हैं, और इनका डीएनए भी बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? बाइनरी फिजन कहलाती है। ये क्रिया कहलाती है बाइनरी फिजन कहलाती है। जब अमीबा में बाइनरी फिजन की क्रिया शुरू होती है तो अमीबा अपने आप में थोड़ा थोड़ा सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ता है तो उसका डीएनए यहाँ पे आके डबल हो जाता है। इसका डीएनए यहाँ आके क्या हो जाता है?
डबल हो जाता है। जब ये और आगे प्रोसेस करता है तो ये और ज़्यादा अपने आप में सिकुड़ जाता है। बिल्कुल मान लो कि बिल्कुल मिल जाता है, बट थोड़ी रहता एक ही है, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में बनने लगता है और वहाँ जाके उसके डीएनए भी अलग अलग हो जाते हैं। और लास्ट प्रोसेस में अमीबा अपने 2 भागों में बढ़ जाता है, अलग अलग भागों में टूट जाता है और उसका डीएनए भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये क्रिया हमारी बाइनरी फिजन कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सेकंड हेडिंग है हमारी बीजाणु जनन। बीजाणु जनन को बोलते हैं हम स्पोरुलेशन। सेकंड क्या है? स्पोरुलेशन। अलैंगिक जनन की हमारी दूसरी विधि है बीजाणु जनन। ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं और ये जो बीजाणु होते हैं ये अंकुरित होकर यानी हवा के संपर्क में आने कर एक नई संतान उत्पन्न करते हैं। ये अपने आप बीजाणु उत्पन्न करते हैं और फिर हवा के संपर्क में आने पर अंकुरित होकर एक नई संतान उत्पन्न करते हैं। हम डेफिनेशन लिखेंगे। ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं और ये बीजाणु हवा के संपर्क में आने पर अंकुरित होकर एक नई संतान उत्पन्न करते हैं। ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं और ये बीजाणु हवा के संपर्क में आने पर अंकुरित होकर एक नई संतान उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इनके? पेनिसिलियम। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पेनिसिलियम में कौन सी क्रिया होती है, तो आप पेनिसिलियम में बीजाणु जनन होता है यानी स्पोरुलेशन की क्रिया होती है। पेनिसिलियम जो क्या है? पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम एक कवक है। क्या है? कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंगी। ये क्या है? एक कवक है। अब हम बताते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बताएंगे बीजाणु जनन में पेनिसिलियम में बीजाणु जनन की क्रिया कैसे होती है। मान लीजिए ये पेनिसिलियम का डायग्राम है। इसके ऊपर इस तरीके से ये बीजाणु लगे रहते हैं। पेनिसिलियम के ऊपर इस तरीके से बीजाणु लगे रहते हैं। और जब ये बीजाणु अंकुरित होंगे, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। जब ये बीजाणु अंकुरित होंगे हवा के संपर्क में आने पर हवा के संपर्क में आने पर जब अंकुरित होते हैं तो ये बीजाणु एक नया पौधा बना देते हैं यानी एक नई संतान उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से जब ये प्रोसेस होगी तो ये एक नया पौधा जन्म
लेगा। ये इस पे इस तरीके से बीजाणु लगे रहेंगे और ये बीजाणु अपना ही एक नया रूप दे देंगे एक पौधे को या एक संतान को। ये क्रिया क्या कहलाती है हमारी? ये क्या हो गई? नई संतान। ये क्रिया हमारी कहलाती है स्पोरुलेशन। ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? स्पोरुलेशन कहलाती है। स्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु जनन कहलाती है। समझ में आया? अब थर्ड हेडिंग है हमारी थर्ड हेडिंग है हमारी मुकुलन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम बडिंग। थर्ड हेडिंग क्या है? मुकुलन। मुकुलन को बोलते हैं बडिंग। इसमें बता दें जनक के शरीर से मुकुल बनता है, यानी जो इस प्रोसेस में जनक होता है उसके शरीर से क्या बनता है? मुकुल बनता है। और मुकुल जनक के शरीर से निकलकर, यानी और जो मुकुल होते हैं वो जनक के शरीर से अलग होकर एक नई संतान बनाते हैं। हेडिंग डेफिनेशन लिखेंगे। जनक के शरीर से मुकुल बनता है और ये मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर एक नई संतान उत्पन्न करते हैं। एक नई संतान बनाते यह क्रिया मुकुलन यानी कि बडिंग यह क्रिया बडिंग कहलाती है। मुकुलन की डेफिनेशन क्या है? दोबारा सुनिए। जनक के शरीर से मुकुल बनता है और ये मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर एक नई संतान बनाते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? बडिंग कहलाती है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? हाइड्रा, एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और, पर हम यहाँ पे दो ही बता रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल एक साथ याद नहीं रह पाते हैं, पर दो एग्जाम्पल है तो कम से कम हर टॉपिक में से हर हेडिंग के हमें दो एग्जाम्पल तो याद होना ही चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रा और ईस्ट। बताते हैं हम। ये हाइड्रा का डायग्राम है। ये जो इसमें ये चीज़ होती है ये क्या कहलाती है? बड। देखिए जनक के शरीर से मुकुल बनता है, यानी ये क्या है? जनक। और ये क्या है? मुकुल। ये क्या है? जनक के शरीर से मुकुल बनना है। और जब ये इसके शरीर से अलग होगा, जब जनक के शरीर से मुकुल अलग होगा तो वो एक नई संतान उत्पन्न, यानी एक अलग मुकुल का निर्माण कर लेगा। देखिए पहले ये जब जनक के शरीर में छोटा सा है, जब इसमें बडिंग की क्रिया शुरू होगी तो ये पहले आप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पहले ये जनक के शरीर में ही थोड़ा सा बड़ा होगा और फिर ये बड बाहर निकलकर शरीर से अलग होकर, ये जो बड है ये शरीर से अलग होकर बाहर निकलेगा और फिर सेम वैसा ही एक बड का निर्माण कर लेगा, यानी एक नई संतान उत्पन्न
हो जाती है। ये बर्ड ऐसे निकल के एक नई संतान उत्पन्न हो जाती है। ये क्या कहलाएगी? ये नई संतान कहलाती है। ये प्रोसेस क्या है? बर्डिंग। में आया? दोबारा देखिए, जनक के शरीर से मुकुल बनता है। जनक के शरीर से मुकुल बना, मुकुल, और ये मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर एक नई संतान उत्पन्न करता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है, यानी बर्डिंग कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी खंडी भवन। नेक्स्ट हेडिंग यानी 4 हेडिंग है हमारी खंडी भवन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखिए, हेडिंग सुन के ही लग रहा होगा कि हेडिंग से ही डेफिनेशन पता चल रही है। खंडी भवन यानी अपने आप में टूटना, खंडों में विभाजित होना ही खंडी भवन कहलाता है। क्या? खंडों में टूटना ही क्या कहलाता है? खंडी भवन कहलाता है। ये जो खंडी भवन है, इसमें जो एग्जाम्पल रखे गए हैं वो अपने पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपने पार्ट्स में टूटने लगता है, और फिर वो वही छोटे छोटे उसके पार्ट्स मिलकर एक नया पौधा बनाते हैं। लिखेंगे खंडों में टूटना, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस क्रिया में यह अपने खंडों में टूटने लगता है, और इसके टूटे हुए भाग से, और इसके टूटे हुए भाग से एक नया पौधा बनता है या नई संतान उत्पन्न होती है। खंडों में टूटना ही क्या कहलाता है? यह क्रिया में यह अपने खंडों में टूटने लगता है और इसके टूटे हुए भाग से एक नया पौधा बनता है। इसके एग्जाम्पल हैं स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा सभी जानते हैं, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। इस क्रिया में यह अपने खंडों में टूटने लगता है और इसके टूटे हुए भाग से एक नया पौधा बनता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। देखिए, ये स्पाइरोगाइरा का डायग्राम है। ये अपने खंडों में ही विभाजित होना स्टार्ट कर देता है, यानी खंडी भवन में फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में ये अपने खंडों में टूटने लगता है।
जब इसमें फ्रेगमेंटेशन की क्रिया चालू होती है तो ये अपने खंडों में टूटने लगता है और टूटकर फिर एक नई संतान उत्पन्न करता है या एक नया पौधा बनाता है। ये यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ, ये खंडी भवन हुआ यहाँ पे, और ये इसने क्या बनाया, एक नई संतान को जन्म दे दिया, एक नया पौधा या नई संतान। दोबारा देखिए, ये इस क्रिया में यह अपने खंडों में टूटने लगता है और इसके टूटे हुए भाग से एक नया पौधा बनता है, यानी कि एक नया संतान जन्म लेती है, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पुनरुद्भवन। ये प्रोसेस कुछ मिलती जुलती है, क्या कहते हैं, खंडी भवन से ही मिलती जुलती है, लेकिन बस थोड़ी सी अलग है। इसे बोलते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, ये क्रिया क्या कहलाती है हमारी, रीजेनरेशन कहलाती है। पुनरुद्भवन को हम कहते हैं रीजेनरेशन। जीवों के कटे हुए भाग से, यानी जो जीव होते हैं उसके कटे हुए भाग से एक नया पौधा बनता है या एक नया जीव जन्म लेता है। डेफिनेशन लिखेंगे, कटे हुए एक नई संतान उत्पन्न होती है। संतान उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल क्या है इसके, प्लेनेरिया। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, हाइड्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जीवों के कटे हुए भाग से एक नई संतान उत्पन्न होती है, जैसे कि एग्जाम्पल प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्पंज। स्पंज भी इसी में ही आता है। पूछ सकता है कि स्पंज में कौन सी क्रिया होती है, तो कौन सी क्रिया होती है, रीजेनरेशन यानी पुनरुद्भवन होता है। देखिए, प्लेनेरिया में ये अपने काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी काफ़ी सारे भागों में कटा हुआ होता है। ये क्रिया क्या कहलाती है हमारी, ये क्रिया क्या कहलाएगी हमारी, ये क्रिया हमारी कहलाती है रीजनरेशन। जीवों के कटे हुए भाग से एक नई संतान उत्पन्न करता है। जीव कटे हुए भाग से एक नई संतान उत्पन्न करते हैं। ये क्रिया क्या कहलाएगी, ऐसे कटे हुए भाग है, और ये यहाँ पे क्रिया कहलाएगी रीजनरेशन कहलाती है। ये जीवों के कटे हुए भाग से एक नई संतान उत्पन्न होती है, और यही क्रिया क्या कहलाती है हमारी, रीजनरेशन कहलाती है। ये सारी विधियाँ थी हमारे अलैंगिक
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 5 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? द्विविभाजन, बीजाणु जनन, मुकुलन, खंडी भवन और पुनरुद्भवन। ये यहाँ तक हमारा अलैंगिक जनन की 5 विधियाँ होती हैं जो यहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल बाकी का सिलेबस हम कल पार्ट 2 में लेके आएंगे। आज हमने पढ़ा कि जीवों में जनन किस प्रकार होता है। कल हम पढ़ाएंगे कि पुष्पी पादपों में जनन किस प्रकार से होता है। कल पार्ट 2 में हम पुष्पी पादपों में जनन से संबंधित क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।